धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जहां टीआरपी के लिए पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म किया जा रहा है। मीडिया संस्थानों से जब आप बात करेंगे तो कहते हैं कि हम ऐसे मुद्दों पर बात करना चाहते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। वहां पे मैं ये कहता हूँ, भैया लोग तो पोर्नोग्राफी भी देखना चाहते हैं, ये न्यूज एंकर बन के क्यों बैठे हो, जर्नलिज्म का ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जर्नलिज्म का तकाजा ये है कि टीआरपी मिले ना मिले, लेकिन जमीन पे उन मुद्दों पर चाहिए। एक बड़ा मुद्दा है मजदूर का, यानी कि प्रवासी मजदूर उनके जो हालात हैं उनको लेकर, लेकिन कोई बात नहीं की जा रही है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब कह दिया है कि मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जाए। मान लीजिए मजदूर ना हुआ, बैल हो गया है, बंधुआ मजदूर हो गया है, मजदूर की परिभाषा से भी दूर हो गया। तो क्या है ये 8 घंटे की जगह 12 घंटे का काम लेना, और इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, इससे मजदूरों की क्या नुकसान और फायदे हैं, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ लखनऊ से स्काइप पर जुड़ रहे हैं हिंद मजदूर सभा के प्रदेश सेक्रेटरी यानी कि प्रदेश सचिव हैं एडवोकेट अविनाश पांडे जी। वो वहां पर लखनऊ हाईकोर्ट के अंदर वकालत भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। पहला मेरा सवाल ये है कि सरकारें जो फैसला ले रही है, मैं सरकारें बोल रहा हूं क्योंकि जगह जगह राज्यों से खबर आ रही है कि अब 8 घंटे की जगह 12 घंटे मजदूरों को पेला जाएगा, यानी कि उनसे काम करवाया जाएगा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये मजदूरों के हित में है या ये सिर्फ मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश है? सरकार का यह फैसला जो है सिर्फ मजदूर विरोधी नहीं है बल्कि देश विरोधी भी है। पूरी तरीके से अदूरदर्शी फैसला है। जो लड़ाई 1886 में मजदूरों ने लड़ी थी कि 8 घंटे का काम हो, 8 घंटे विश्राम हो और 8 घंटे में मजदूर अपने अन्य सामाजिक कार्य, घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने का काम करे, ये जो सोच थी उस सोच से ठीक विपरीत तरीके से सरकार जा रही है। जब मजदूर को मानव के बजाय संसाधन समझ लिया है, मशीन समझ लिया है, और अंत में जिस मजदूर से आप 12 घंटे की ड्यूटी लेंगे वो थका हारा होगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती वो घटेगी, और जब प्रोडक्टिविटी घटेगी तो वो उद्योग के विकास में बाधक बनेगी। पहली बात। दूसरी बात, जब मजदूर से उसके शारीरिक क्षमता से अलावा आप काम लेते हैं, वो ज़्यादा थकान महसूस करेगा तो वो नशे की ओर भी प्रेरित हो सकता है। अपनी थकान को मिटाने के लिए मजदूर अंततः नशे का शिकार होगा। वो सामाजिक रूप से हमारे लिए घातक होगा। जो मजदूर 12 घंटे लगातार ड्यूटी करके अपने घर परिवार में जाएगा, 12 घंटे ड्यूटी करने का मतलब कि कम से कम 2 घंटे पहले वो अपने घर से तैयार होकर निकलेगा और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद वो अपने घर पहुंचेगा, तो 14 से 16 घंटे उसकी पर डे की इसमें चला जाएगा। 8 घंटे में 6 घंटे उसका विश्राम हुआ, भोजन पानी के लिए कुल 2 घंटे, यानी परिवार को वो बिल्कुल समय दे नहीं पाएगा, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाएगा। उसके बच्चों की शिक्षा कैसे चल रही है, उसके बच्चों का स्वास्थ्य का क्या होगा, किसी दिशा में वो ध्यान नहीं दे पाएगा। उसके बच्चे बिगड़ जाएंगे, उसका परिवार बिगड़ेगा, उसका खुद का स्वास्थ्य बिगड़ेगा और नशे की ओर प्रेरित होगा जब वो, तब वो समाज का भी स्वास्थ्य बिगाड़ेगा और इंडस्ट्री का स्वास्थ्य तो बिगड़ना ही तय है। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक के ओवर टाइम सुविधा की बात की है कि काम लिया जाए, वो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना फैसला बिना सोचे समझे लिया गया है। इसको तुरंत वापस होना चाहिए। चलिए, इसको फौरन वापस होना चाहिए, लेकिन सरकार दलील दे रही है कि पहले भी मजदूर 12 घंटे काम करता था क्योंकि 8 घंटे उसकी ड्यूटी है और बाकी के 4 घंटे ओवर टाइम करने पर उसको 8 घंटे के बराबर का पैसा मिलता था। तो सरकार कह रही है कि पहले भी तो 12 घंटे काम कर रहा था, अगर हमने ऑर्डर दे दिया कि 12 घंटे काम कर ले तो हमने क्या जुल्म कर दिया है? 8 घंटे की ड्यूटी करता था। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद जब उसकी क्षमता होती थी और इच्छा होती थी तब वो 4 घंटे का अतिरिक्त काम करता था। वो देखता था कि आज हमारे परिवार में कोई ऐसी जरूरत तो नहीं है कि हमें वहां पहुंचना ज्यादा जरूरी हो या फैक्ट्री में ज्यादा जरूरी हो, और वो परमानेंट व्यवस्था नहीं थी, वो अस्थायी व्यवस्था थी। कभी ज्यादा काम आ गया तो मजदूर है, उसको उद्योग को भी हित देखना है, तो उसने
उद्योग हित और अपने व्यक्तिगत हित में ज्यादा 4 घंटे का काम किया, उसको डबल पैसा मिलता था। उसको मेहनताना इसलिए डबल दिया जाता था कि उसने एक्स्ट्रा काम किया है, और वो जो 4 घंटे का काम होता है उसके लिए 8 घंटे के बराबर का वेतन दिया जाता था। क्योंकि ठीक है। जब 8 घंटे मजदूर काम करता है तो उस काम के बदले उसे छुट्टी का भी पैसा मिलता है, उसको ईएल मिलता है, उसके ड्यूटी के हिसाब से उसको सीएल भी मिलता है। तो उसका पैसा इसीलिए डबल दिया जाता था कि ईएल, सीएल और बाकी जो साप्ताहिक अवकाश हैं उन सबका भी मेहनताना उसमें जोड़ दिया जाता था, तो डबल हो जाता था। अब क्या दिक्कत हुई है? सरकार ने जो 12 घंटे का ऑर्डर जारी किया है, क्या वो सिर्फ 8 घंटे के पैसे मिलेंगे 12 घंटे के काम करने पर, या पुरानी व्यवस्था की तरह जो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करने पर पूरे दिन का पैसा मिलता था वो मिलेगा? क्या है, मुझे थोड़ा क्लियर कर दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे देश का जो मजदूर है अनपढ़ है, नहीं पढ़ पाता है चीजों को, लेकिन वो वीडियो के जरिए, बातचीत के जरिए चीजों को बड़ी आसानी से समझ लेता है। क्या होगा? ऐसा है, कारखाना अधिनियम जो 1948 में बना था उसमें अतिकाल की मजदूरी की दर 2 गुनी रखी गई थी कि अगर कोई मजदूर 8 घंटे से अधिक काम करेगा तो उसको जो उसकी प्रचलित निर्धारित दर है उससे 2 गुना के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जाएगा, ओवर टाइम का। अब जो सरकार ने अब संशोधन किया है अपने राज्य के द्वारा, उसमें उन्होंने कह दिया है कि वो जो सामान्य दर थी उसी दर पे बाकी 4 घंटे का वेतन का भुगतान होगा। यानी 8 घंटे का जो वेतन होता था उसकी वेतन को 8 से भाग देके 4 से गुणा करके यानी 12 घंटे का वेतन वो देंगे। 12 घंटे पहले उसे 12 घंटे ड्यूटी करने पे 16 घंटे का पैसा मिलता था, अब उसे 12 घंटे की ड्यूटी करने पे सिर्फ 12 घंटे की ड्यूटी का पैसा मिलेगा। क्या मजदूर को सरकार ने बंधुआ मजदूर समझ लिया है? सरकार जो देश के हालात हैं क्या उसमें नहीं समझ पा रही है मजदूरों की दुर्दशा क्या है? उनके लिए कुछ बेहतर करने से तो जाती 16 घंटे की जगह उनको 12 घंटे का पैसा दे रही है और जबरदस्ती कह रही है कि 12 घंटे काम करिए। इसे कैसे देखते हैं आप? ये जो कोविड महामारी आई, इसको सरकार ने जो मजदूरों के हित में फैसला लेना चाहिए था वो विपरीत दिशा में जा रही उल्टी। प्रधानमंत्री जी ने देश के उद्यमियों से एक अपील की थी, बहुत सही अपील थी कि इस महामारी के दौरान किसी मजदूर को आप नौकरी से नहीं निकालेंगे। महामारी से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन की जाती है और सारे एम्प्लॉयर से उन्होंने एक अपील की थी, मानवीय अपील की थी कि आप अपने मजदूरों को इस बैठकी के दौरान का वेतन भुगतान करेंगे। हमारे देश के उद्यमियों ने प्रधानमंत्री जी की उस अपील का कोई मायने नहीं रखा, बिल्कुल सम्मान नहीं रखा। उसका नतीजा क्या हुआ कि देश भर से मजदूर का हुजूम निकल पड़ा अपने गांव घरों के लिए, जो भूखों मरने लगे थे। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए था कि आने वाले दिनों में ऐसी कभी परिस्थिति ना हो मजदूरों के सामने कि एक दिन या महीने भर की बंदी में वो हुजूम निकलने के लिए बेबस हो जाएं, अपने परिवार की और समाज के स्वास्थ्य की चिंता दिए बिना जान को खतरे में लेकर निकलने को मजबूर हों, ऐसी परिस्थिति ना आने पाए। उल्टे सरकार ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि अब तो मजदूर के पास और कोई रास्ता ही नहीं होगा, सुबह कमाएगा तो शाम को खाएगा, नहीं तो दूसरे दिन भूखा होगा, तो दूसरे दिन सड़क को निकलने को मजबूर हो जाएगा, जो परिस्थिति सरकार बना रही है। और मेरा ये मानना था कि सरकार को कुछ कड़े कदम बनाने चाहिए थे, श्रम कानूनों को कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए था कि सरकार के पास हर वक्त ये डाटा मौजूद रहता कि किस प्रदेश का मजदूर कहाँ पे है, किस हालत में है, उसकी क्या जरूरत है जो पूरी नहीं हो पा रही, ताकि आगे अगर कभी ऐसी महामारी आ जाए जो आज है, ईश्वर ना करे कभी हो, लेकिन अगर कभी हो जाए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो सरकारों के सामने, देश के सामने ऐसी कोई समस्या ना आए। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई डाटा है जो आपने सर्च किया हो, आपके सामने आया हो कि सरकार ने कहा कि एम्प्लॉयर जो हैं वो अपने यहाँ के लोगों को नहीं निकालेंगे, फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले अपने यहाँ के कर्मचारी को नहीं निकालेंगे, उनको तनख्वाहें पूरी देंगे पूरे अगले 3 महीने तक? जिन लोगों ने नहीं दी, क्या उनके खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन लिया? आपके पास ऐसी कोई जानकारी है? जी, मेरे पास जानकारी है। भारत के जो बैंकों के रिकॉर्डों का रखरखाव करती है, प्राइवेट क्षेत्र की संस्था है, कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने दे रखा है।
उसने अपने कर्मचारियों को लिख के दे दिया, लॉकडाउन के तीसरे दिन ही लिख के दे दिया कि अगले 2 महीने तक हमारे पास काम नहीं रहेगा, हम आपको वेतन नहीं दे पाएंगे, आप लीव विदाउट पे चले जाइए। जी, 2 फैक्ट्रियों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। और उसके बाद तो सरकार ने लेबर कमिश्नर ने खुद कह दिया कि अब अगर किसी के खिलाफ FIR दर्ज करने की जरूरत पड़ी तो हमसे परमिशन मांगेंगे, बिना हमसे परमिशन लिए आप FIR नहीं दर्ज कर सकते। और नोएडा के उद्यमियों से तो लेबर कमिश्नर ने खुद कहा कि मैं परमिशन दूंगा नहीं, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया। लखनऊ के 2 फैक्ट्रियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। अभी उसमें से एक फैक्ट्री ने अप्रैल माह का वेतन दिया है, वो भी 50% दिया है। जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि बहुत सारी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और उन्होंने सरकार के फैसले को चुनौती दी, और वो लोग कह रहे हैं कि आपने आखिर किस आधार पे कहा कि हम अपने यहाँ जो वर्कर हैं उनको पूरी सैलरी दें, हम नहीं देंगे। निजी क्षेत्र की भी जो कोई कंपनी देश पे लगती है तो वो अपने ही पैसे से सारी फैक्ट्री नहीं स्टेब्लिश करता है, सरकार से भारी आर्थिक मदद लेके, लोन लेके बनती है फैक्ट्रियां। वो लोन का पैसा आम जनता का चुकाया हुआ पैसा होता है, उस लोन का एक बड़ा हिस्सा उनको माफ कर दिया जाता है, जो वापस नहीं करना होता, वो पैसा भी जनता का होता है। सब्सिडी उनको जमीन के मामले में सरकार मुहैया कराती है, तमाम सारे टैक्सेज में उनको छूट देती है सरकार। तो सिर्फ उद्योग सरकार से सुविधा लेने के लिए नहीं है, सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए भी बने हैं। इसलिए अगर कोई उद्योग है तो उद्योग में मजदूर की बराबर की हिस्सेदारी होती है। कोई भी उद्योग बिना मजदूर के चल नहीं सकता है। त्रिपक्षीय है, पैसा होता है जनता का, प्रबंधन होता है मालिकों का, और मेहनत होती है मजदूर का। तो सिर्फ प्रबंधन का पैसा वो हिस्सा अपना रोक लें, बाकी तो जनता का पैसा है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो जनता का पैसा जनता के बीच में देने में उन्होंने कैसे ऐतराज होना चाहिए। क्या आपको लगता है जो आप दलीलें दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मजबूती से, मोदी सरकार या यूं कहें केंद्र सरकार इन दलीलों को रखेगी मजदूरों के हक में, लगता है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सरकार मजदूरों के पक्ष में बहुत ज्यादा मजबूती से बोलेगी। उसकी मंशा कभी मजदूर के समर्थन की रही नहीं है, शुरू से, आज से नहीं है। जब से वो सत्ता में आए हैं तब से उनकी कोशिश लगातार इस बात की रही है कि किसी तरीके से श्रम कानूनों को शिथिल करते रहें, पूंजीपतियों को हम संरक्षण देते जाएं। उद्योग के विकास के नाम पे सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उद्योग का विकास उससे होता नहीं है। उद्योग का विकास जब तीनों पक्ष एक दूसरे का बराबर सहयोग करेंगे तब संभव है। सिर्फ उद्योग को छूट देंगे, मजदूर को दबाएंगे तो असंतोष फैलेगा, और अगर मजदूर असंतोष रहा तो उद्योग विकसित नहीं हो पाएगा। सरकार को ये बात सोच लेनी चाहिए। एक सवाल काफी महत्वपूर्ण है, और आप लंबा अनुभव रखते हैं मजदूर वाले मामले पे, वकालत भी करते हैं, और आपकी जो संस्था है गैर राजनीतिक संस्था है। वैसे तो बहुत सारे संगठन जो है वो राजनीतिक पार्टियों के हैं। तो मैं बहुत सीधा सवाल आपसे, आपको लगता है आज मजदूर मजदूर है या वो कर्मचारी और अधिकारी में बंट गया है? देखिए, मजदूर वो हर कोई व्यक्ति मजदूर है जो पैसा लेके उसके बदले श्रम करता है और उसके बदले पैसा अर्जित करता है, वो मजदूरी होती है। कर्मचारी और मजदूर में कोई अंतर नहीं है। हमारे कुछ साथियों ने इसको गलत भ्रम पाल लिया है कि मैं कर्मचारी हो गया हूँ, मैं सुपरवाइजर हो गया हूँ। सारे के सारे लोग, इवन प्रबंधक भी, कारखाने का प्रबंधक भी मजदूर है, क्योंकि वो अपने मजदूरी लेता, मेहनत का पैसा लेता है। तो जो भी अपनी मेहनत से पैसा अर्जित करके काम चलाता है वो मजदूर है। हमको भ्रम नहीं पालना चाहिए। ये भ्रम सरकारों ने, उद्यमियों ने हम लोगों के बीच में पाला है कि आप कर्मचारी हो गए, आप इन मजदूरों के साथ मत बैठो, आप सुपरवाइजर हो गए, कर्मचारियों और मजदूरों के बीच मत बैठो, आप परमानेंट मजदूर हो तो आप कैजुअल के साथ मत बैठो, आप कॉन्ट्रैक्टर मजदूर हो तो आप परमानेंट वालों के साथ नहीं बैठने पाओगे। डेली बेजेस वाले को परमानेंट वाला नहीं गिनता है, परमानेंट वाला सुपरवाइजर से कट जाता है। तो ये सारा भेद जो पैदा किया गया मजदूर बिरादरी में, उसी का आज खामियाजा हम लोग सारे के सारे, चाहे कर्मचारी हो मजदूर हो, अपने आप को कर्मचारी चाह रहे हैं। उनके ऊपर भी पहला प्रहार तो उन्हीं के ऊपर किया सरकार ने, उनका डीएस फ्रीज किया, उनके भत्ते फ्रीज किया,
सांसदों के विधायकों के भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा है, जी लेकिन कर्मचारियों को भत्ता देने पर, और वो भी महंगाई भत्ता, जो भत्ता जी कोई ऐसा भत्ता नहीं है जो आप उनकी वेलफेयर के लिए या उनके सुख सुविधा में वृद्धि के लिए देते हैं। महंगाई भत्ता तो आप महंगाई से लिंक करके देते हैं कि जो महंगाई बढ़ गई है उस अनुपात में रुपए का कीमत जो घट गया है उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए महंगाई भत्ता होता है। वो भी पूरा नहीं होता है, एक अंश मात्र होता है, उसको भी आपने फ्रीज किया। तो ये तो मजदूरों को तोड़ो और राजनीति करो, जो अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो, ये वही नीति रही। सर के मजदूर क्या वजह है सर कि मजदूर नहीं बन पा रहा है? सैकड़ों संगठन है वो काम कर रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं? इसमें हम ट्रेड यूनियन के लोगों की भी बहुत बड़ी गलती रही है। हम लोगों ने वर्ग के आधार पे कभी संघर्ष की बात नहीं की। हम राजनीतिक दलों में बढ़ते गए और अपना हित कहाँ पे हमारा हो जा रहा है हमने बाकी को छोड़ दिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ लखनऊ का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ का एक रक्षा मंत्रालय का प्रतिष्ठान है। वहाँ की कैंटीन में जो काम करते थे वो मजदूर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे गए थे जी। और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा कि ठेका मजदूर भले वो ठेके पर रखे गए हैं लेकिन उनको वही वेतन मिलना चाहिए जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में यूनियन और प्रबंधन के बीच में तय होता है। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक चला और हम जीते। सुप्रीम कोर्ट से ये व्यवस्था आ गई कि ठेका मजदूरों को भी वही वेतन मिलना चाहिए जो उस प्रतिष्ठान के नियमित मजदूरों का वेतन है। लेकिन हमारे जो HAL के कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी जो थे, उन्हें लगता था कि जो ठेका मजदूर है अगर HAL के बराबर वेतन पाने लगेगा तो मेरे बराबर आ जाएगा, मैं उसे छोटू चाय ला कहते कैसे बुलाऊंगा। उन्होंने प्रबंधन के साथ समझौता किया और ये किया कि हमको कैंटीन की सब्सिडी दे दीजिए, कैंटीन आप बंद कर दीजिए ताकि इन मजदूरों को निकाला जा सके। 80 मजदूर प्रबंधन और यूनियन के बीच में हुए उस समझौते के फलस्वरूप निकाल दिए गए। सन 2000 में निकाले गए थे। 2011 में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से फैसला मजदूरों के पक्ष में आया। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने फैसला ये दिया कि जो मजदूरों को ठेके पे रखा गया था वो गलत था। वो HAL के ही वस्तुतः मजदूर थे। उन्हें HAL का मजदूर जब से वो सर्विस में आए हैं तब से माना जाए, HAL के बराबर का वेतन दिया जाए और सेवा में बहाल किया जाए। 2011 के बाद 2011 से लेके 2019 तक मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चला। इस समय फैसला सुरक्षित है। अक्टूबर 2019 से फैसला सुरक्षित है। लॉकडाउन के बाद हो सकता है आ जाए। तो जो भी स्थिति हो, तो ये कर्मचारी और मजदूर का जो आपने बताया ना, ये वो सोच का नुकसान है। मजदूर वो भी है। आज HAL में परमानेंट कर्मचारी जो है, जो पहले भर्ती हुई है उनका बेज स्केल दूसरा हो गया है और जो नई भर्ती हो रही है उनको काफी कम मजदूरी मिल रही है। तो शोषण अब यहाँ भी हो गया है। जी। बहुत अच्छे से आपने बताया कि मजदूर से किस तरीके से जुदा दिखने की कोशिश में लगा हुआ है। वो कह रहा है तू छोटा मजदूर है, मैं बड़ा कर्मचारी हूँ, उनको मजदूर नहीं मान रहा है। मैं आखिर की तरफ चलना चाहता हूँ और एक सवाल मेरे जहन में जो है, जो सरकार की तरफ से भोंपू मीडिया खूब उठा रहा है, वो कह रहा है कि मजदूरों से 12 घंटे काम लेने के पीछे सरकार का बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि चाइना में बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही हैं। सरकार ने ऐसा करके उन कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित किया है। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ के मजदूरों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराकर चाइना की कंपनियों को आकर्षित किया जा सकता है? देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो यहाँ औद्योगिकरण बिल्कुल नहीं था। जी। हेलो। और जी। जितना भी उद्योग का विकास हुआ भारत में इन्हीं श्रम कानूनों के रहते हुए हुआ। 1948 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बन गया, 47 में, 48 में कारखाना कानून बन गया। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से बना हुआ है और पहले से चल रहा है। कंपनसेशन एक्ट और पहले से चल रहा है। तो इन सब कानूनों के रहते हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत में इतना हुआ।
अगर जी पैसे को लेके भागने की हमारे उद्यमियों की मंशा नहीं होती तो भारत आज सोने की चिड़िया वास्तव में बन चुका होता। जितना पैसा बिल्कुल सही। हमारा विदेशों में ब्लैक मनी के हम्म रूप में गया और लोगों ने लोन लेके एनपीए करा के डबल कर लिया, वो ना होता तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भारत पीछे नहीं रहता। चाइना जी की आप बात करते हैं, चाइना में हम्म सोशल सिक्योरिटी भी बहुत बढ़िया है। आप द्वितीय श्रम आयोग जो भारत सरकार ने बनाया था, जिसकी रिपोर्ट आज तक भारत सरकार ने लागू नहीं की, इसलिए लागू जी नहीं की कि अगर सोशल सिक्योरिटी उनको चाइना के हिसाब से देना पड़ता तो वो भारत सरकार के लिए महंगा सौदा लग रहा था। इसलिए सिर्फ हम्म उन्होंने उन चीजों को एक्सेप्ट किया जो मजदूरों के खिलाफ उद्यमियों के पक्ष में है, उन चीजों को नहीं एक्सेप्ट किया जो मजदूरों के पक्ष में थी। पूरा का पूरा सिस्टम आप अडॉप्ट करिए तो ले आइए, लेकिन वो नहीं करेंगे। वहाँ की जो हॉस्पिटल की सुविधा है वो आप नहीं देना चाहेंगे, वो स्वास्थ्य सुविधा नहीं देना चाहेंगे, वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आप नहीं देना चाहेंगे, आप सिर्फ वो शिक्षा व्यवस्था आप वो नहीं देना चाहेंगे। चाइना के मजदूर की तरह, मशीन की तरह भारत का मजदूर काम करे, लेकिन जब मजदूर सड़क पे हो तो वो भूखों मरे, मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं चाइना की तरह वेलफेयर उसका नहीं करूंगा। चलिए, आपने कल रात का संबोधन अगर सुना हो प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो मजदूर पैदल चल रहा है, जो भूख से मर जा रहा है, जिसकी रोते बिलखते तस्वीरें आ रही हैं, 7-7 महीने की, 8-8 महीने की गर्भवती महिलाएं सड़क पे चल रही हैं। सड़क पे बच्चे को जन्म देने के बाद 1 घंटे बाद 160 किलोमीटर तक वो गर्भवती प्रसूता चलती है, वो तस्वीर आ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो तप हो रहा है। क्या आप उसको तप मानते हैं मजदूरों को? अब ये बुद्धि का फेर है, सत्ता का मद है। प्रधानमंत्री जी को इस पे शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए कि 6 सालों में वो एक ऐसी परिस्थिति नहीं दे पाए। मैं कांग्रेस के 70 सालों की बात इसलिए छोड़ नहीं कर रहा हूँ कि सत्ता में आज ये है, ये गलती शुरू से है। 1947-48 से हम ये व्यवस्था नहीं कर पाए, ये बहुत हमको शर्मिंदा इस बात पे होना चाहिए कि ये परिस्थिति आई। अगर और ये परिस्थिति इसलिए आई क्योंकि प्रधानमंत्री जी के उस बात का सम्मान नहीं किया उद्यमियों ने। वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने उद्यमियों के बीच में अपनी वो विश्वसनीयता नहीं बनाई जो उनको बना के रखनी चाहिए थी। इसलिए ये उनके ऊपर भी वो है कि एक महिला को ऐसी स्थिति में घर से नहीं निकलना चाहिए था, अस्पताल में होना चाहिए था, उसकी दवा होनी चाहिए थी, लेकिन वो सड़क पे है। वे जो हमारा कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम था, वो ऐसे कर्मचारियों के लिए ही बना था कि अगर एम्प्लॉइज की फैमिली को कोई बीमारी हो जाए या ऐसी प्रसूति की दिक्कत हो तो उसको वो ईएसआई सुविधा देती थी। लेकिन वो कर्मचारी ईएसआई का मेंबर नहीं बना होगा, इसलिए नहीं बना होगा क्योंकि एम्प्लॉयर ने उसको बनाया नहीं होगा। 1.75% सैलरी का जमा करना होता है वर्कर को और 4.75% एम्प्लॉयर को जमा करना पड़ता। यह छोटी सी राशि अगर एम्प्लॉयर जमा करता तो उस महिला को ऐसी स्थिति में निकलना नहीं पड़ता, 6 महीने तक का उसका प्रसूति सुविधा का लाभ मिलता। तो ये लाभ नहीं मिला, वो सड़क पे आ गई, तो ये इस देश के लिए शर्म का विषय है। इसको हमें अपमान नहीं करना चाहिए, तपस्या करके उसको किनारे नहीं होना चाहिए। हमको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि आज हुआ सो हुआ, आगे ऐसा कभी परिस्थिति ना हो कि किसी महिला को इस परिस्थिति में चल के अपने घर पैदल जाना पड़े और सड़क पे बच्चे को जन्मना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये वो लोग हैं जो हर वक्त कहते हैं नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में अब नहीं होगा नारी पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, सर ने बहुत बारीकी से वो तमाम चीजों को उठाया, उस पर बातें नहीं की जा रही। ऐसे ही मजदूरों की दुर्दशा से जुड़े हुए कुछ और पहलुओं से फिर आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे इसी लगते हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।